मूवी की शुरुआत में हमें 1930 फ्रैंकलिन काउंटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर तीन भाई अपना खटारा ट्रक लेकर कहीं जा रहे थे। इन तीनों के नाम फॉरेस्ट, हॉवर्ड्स और जैक हैं, जो कि असल में इलीगल शराब बेचने का धंधा चलाते हैं। साथ ही पुलिस भी इनकी शराब पर रोक नहीं लगाती, क्योंकि काउंटी शेरिफ इनकी शराब का दीवाना हो चुका है। तो वो इन तीनों भाइयों की इलीगल एक्टिविटीज को नजरअंदाज कर देता है। वैसे इन तीनों भाइयों का लीगल बिजनेस भी है, जहां वो गैस स्टेशन के साथ साथ रेस्टोरेंट चलाते हैं, मगर इनके रेस्टोरेंट से ज्यादा बिकवारी नहीं होती, तो इन्हें मजबूरी में इलीगल काम करने पड़ते हैं। और ऐसे ही एक दिन मैगी नाम की सुंदर सी लड़की इनके रेस्टोरेंट आ जाती है, जो फॉरेस्ट से वेट्रेस का काम मांगने लगती है, जिस पर फॉरेस्ट डायरेक्टली मना कर देता है, क्योंकि ये लेडी काफी सुंदर थी, जो इस जगह पर सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि उनके ज्यादातर कस्टमर्स नशेड़ी और ठग्स हैं, जो नशे में इस लेडी को शर्मिंदा कर सकते हैं। मगर लेडी के ज्यादा इंसिस्ट करने पर फॉरेस्ट उसे जॉब दे देता है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि बिजनेस के सारे डिसीजंस फॉरेस्ट लेता है। जिसके बाद हमें फ्लॉयड बैनर नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो अपनी गन निकालकर एक कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, क्योंकि ये कार फेडरल एजेंट्स की है, जो काफी समय से फ्लॉयड को चेज कर रहे थे। जो बात फ्लॉयड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो उसने गुस्से में दो एजेंट्स को गोलियों से भून डाला है। और ये सारा सीन जैक देख लेता है। साथ ही उसे डर लगने लगता है कि कहीं फ्लॉयड उसको भी गोलियों से न भून दे, मगर फ्लॉयड उस पर ध्यान नहीं देता। तो जैक जल्दी से फ्लॉयड की चलाई हुई बुलेट्स को उठा लेता है, जिसे लेकर वो सीधा अपने दोस्त क्रिकेट के पास चला जाता है, जहां वो क्रिकेट को सारा माजरा बताने लगता है। तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये दोनों फ्लॉयड बैनर्स को अपना आइडल मानते हैं, जो बड़े होकर फ्लॉयड की तरह गैंगस्टर बनना चाहते हैं। जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि क्रिकेट फॉरेस्ट के लिए मैकेनिक का काम करता है, जिसकी जिम्मेदारी शराब बनाने वाली मशीनों को रिपेयर करना है। यानी वो फॉरेस्ट और उसकी भाइयों के लिए काफी अहमियत रखता है। वहीं मैगी ने भी रेस्टोरेंट में काम करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट के कस्टमर्स बढ़ जाते, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग लेडी को ताड़ने के लिए यहाँ आते थे, जिससे इन भाइयों का बिजनेस अच्छे से चलने लगता है। मगर इनके अच्छे दिन भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक रोज इनके गैस स्टेशन अटॉर्नी मेसन आ जाता है, जिसे देखकर फॉरेस्ट काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये मोटू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मार्शल चार्ली रिक्स नाम का आदमी उसे क्लियर कर देता है कि वर्जीनिया में अटॉर्नी मेसन को न्यूली अपॉइंट किया गया है, मगर अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अंधाधुंध इलीगल शराब बेची जा रही है, जिसे हैंडल करने के लिए उन्होंने मुझे शिकागो से बुलाया है। तो ये सुनकर फॉरेस्ट को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, जो रेक्स से यहाँ आने का रीजन पूछने लगता है, जिस पर रेक्स उसे क्लियर कर देता है कि अब से काउंटी में मौजूद सभी बूटलेगर्स को अपने प्रॉफिट का कट अटॉर्नी मेसन को देना होगा, वरना हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। बूटलेगर्स वो लोग हुआ करते थे जो 1920 में इलीगल शराब बेचते थे, और अब अटॉर्नी मेसन इनके प्रॉफिट में से हिस्सा मांग रहा है, जो बात फॉरेस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वो अटॉर्नी के पास जाकर उसे धमकाने लगता है कि तुम्हें यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो ये बात सुनकर मेसन बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिससे यहाँ पर टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है, मानो ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए रेडी हो चुके हों। मगर अटॉर्नी मेसन अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चला जाता है, पर फॉरेस्ट को अभी भी बैड फीलिंग्स आ रही थीं, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि अटॉर्नी मेसन और उसका चमचा रेक्स अच्छे आदमी नहीं है, जो जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले। तो उनसे टक्कर लेने के लिए फॉरेस्ट बाकी बूटलेगर्स को इकट्ठा कर लेता है, ताकि वो इन सभी के साथ मिलकर अटॉर्नी और रेक्स को काउंटी से बाहर भगा सके। मगर ये लोग फॉरेस्ट का साथ देने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग अटॉर्नी और मार्शल के खिलाफ जाना नहीं चाहते, जिस बात पर फॉरेस्ट काफी ज्यादा गुस्सा था कि इन कावर्ड्स की वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। वही मार्शल रिक्स फॉरेस्ट को मारने की प्लानिंग करने लगता है, जिस पर शेरिफ उसे वार्न कर देता है कि तुम बिना वारंट फॉरेस्ट पर हमला नहीं कर सकते, वरना मैं ही तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। जिस बात पर रेक्स ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो इविल स्माइल देने लगता है, यानी उसने फॉरेस्ट को मारने के लिए कुछ इविल प्लान्स बना लिए हैं।
जिसके बाद हमें जैक दिखाया जाता है जो अक्सर चर्च जाया करता था क्योंकि उसे लोकल प्रीचर की बेटी बार्था पसंद आ चुकी थी। तो वो बार्था को देखने के लिए चर्च जाता रहता था, मगर वो एक दिन दारू के नशे में टूचिया पाक कर देता है, जिस बात पर प्रीचर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मगर जेक की यह हरकत बार्था नोटिस कर लेती है। साथ ही अब वो जेक से इम्प्रेस हो चुकी थी। वहीं मार्शल रिक्स अपने ठग्स को लेकर क्रिकेट के घर चला जाता है, जहां वो क्रिकेट से फॉरेस्ट की डिस्टिलरी के बारे में पूछने लगता है कि आखिर फॉरेस्ट अपनी शराब कहाँ बनाता है। पर तभी यहाँ पर जैक आ जाता है जो क्रिकेट को बचाने की कोशिश करने लगता है, मगर ये बात रिक्स को पसंद नहीं आती, जो जैक को बाहर ले जाकर बुरी तरह से कूट देता है क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि जैक फॉरेस्ट का भाई है। तो वो जैक को पीट कर मैसेज देना चाहता है कि हम तुम भाइयों को कभी भी खत्म कर सकते हैं। तो जैक की ये हालत देखकर फॉरेस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर जैक उसकी हेल्प लेने से साफ मना कर देता है। अगले दिन रिक्स के ठग्स इन्हें परेशान करने गैस स्टेशन आ जाते हैं, तो हॉवर्ड इन्हें बुरी तरह से पीट देता है। वो असल में जेक के लिए रिवेंज ले रहा था। तो रिक्स के ठग्स इन्हें धमकी देकर यहाँ से चले जाते हैं, जिस बात पर ये भाई ध्यान नहीं देते। जिसके बाद ये लोग ट्रक में शराब लोड करने लगते हैं क्योंकि ये माल शिकागो जाने वाला था, मगर हॉवर्ड तगड़ा वाला नशेड़ी था जो शिकागो जाने के बजाय जंगल में मौज करने लगता है। वहीं रात को रेस्टोरेंट में दो ठग्स आ जाते हैं जो दारू के नशे में मैगी को परेशान करने लगते हैं। तो ये बात फॉरेस्ट को पसंद नहीं आती, जो क्रिकेट के साथ मिलकर इन्हें बुरी तरह से कूट देता है। तो फॉरेस्ट की दबंगाई देखकर मैगी उससे इम्प्रेस हो जाती है और अब इनका रिलेशन काफी क्लोज हो चुका था। मगर क्रिकेट और मैगी के जाने के बाद ठग्स दोबारा से यहाँ आ जाते हैं, जो अचानक से फॉरेस्ट पर हमला करके उसका गला काट देते हैं। तो बेचारा फॉरेस्ट तड़प तड़प कर मरने लगता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि इन दोनों ठग्स को रिक्स ने भेजा था, जो कि फॉरेस्ट के रेस्टोरेंट में ट्रबल क्रिएट करना चाहते थे, मगर फॉरेस्ट ने इन्हें पीट पाट कर बाहर फेंक दिया था, जो बात ठग्स को पसंद नहीं आई। एंड एज अ रिवेंज उन लोगों ने फॉरेस्ट का गला काट दिया था। वहीं मैगी को भी बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, तो वो जल्दी से रेस्टोरेंट लौट आती है ताकि वो फॉरेस्ट की हालत चेक कर सके, मगर वो फॉरेस्ट को ढूंढ पाती उससे पहले ही ठग्स उस पर हमला कर देते हैं, जहां वो बेचारी मैगी का रेप कर देते हैं। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर फॉरेस्ट का इलाज चल रहा था। एंड सरप्राइजिंगली फॉरेस्ट इतना बैडली इंजर्ड होने के बाद भी जिंदा बच गया है। तो उसे होश आने पर हावर्ड और जैक फॉरेस्ट से मिलने आ जाते हैं। तो इन्हें पता चल जाता है कि फॉरेस्ट पर हमला रिक्स ने करवाया था। तो अब हावर्ड और जैक उसकी जान लेना चाहते थे, मगर फॉरेस्ट अपने भाइयों को ऐसा करने नहीं देता क्योंकि वो अपने खातिर भाइयों को खतरे में डालना नहीं चाहता है। वहीं मैगी ने काउंटी छोड़ने का डिसीजन ले लिया था, तो वो आखिरी बार फॉरेस्ट से मिलने आ जाती है, पर फॉरेस्ट उसे जाने नहीं देता क्योंकि अब तक वो भी मैगी को पसंद करने लगा था। तो मैगी उसकी बात मानकर रुकने के लिए तैयार हो जाती है, मगर उसने रेप वाली बात फॉरेस्ट से छुपा ली थी। जिसके बाद जेक और हॉवर्ड शराब बेचने का डिस्कशन करने लगते हैं, पर हॉवर्ड फॉरेस्ट को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। तो शराब बेचने की जिम्मेदारी जैक पर आ जाती है। तो वो अपने फ्रेंड क्रिकेट के साथ शिकागो चला जाता है ताकि वो ऊंचे दामों में अपनी दारू बेच सके, मगर इनका क्लाइंट डबल क्रॉस कर देता है, जो दारू के बदले इन्हें पैसे देना नहीं चाहता था। तो क्लाइंट इन्हें मारने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी यहाँ पर फ्लॉयड बैनर आ जाता है, जो जैक को देखकर उसे पहचान लेता है। तो वो इन लोगों को रोककर जैक की जान बचा लेता है। तो जैक को समझ आ जाता है कि उसके क्लाइंट फ्लॉयड के लिए काम करते हैं। तो जैक फ्लॉयड से दारू की डील करने लगता है। तो फ्लॉयड ऊंचे दामों पे उसकी सारी दारू खरीद लेता है, जिस बात पर जैक काफी ज्यादा खुश था। साथ ही फ्लॉयड उसे रिवील कर देता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे भाई फॉरेस्ट पर रिक्स ने हमला करवाया था। और ऐसा कहते हुए वो जैक को उन ठग्स के नाम और पता दे देता है जिन्होंने फॉरेस्ट का गला काटा था। तो इस मैसेज को लेकर जैक अपने घर लौट जाता है, जहां पर हॉवर्ड और फॉरेस्ट उसका इंतजार कर रहे थे। तो अपने भाइयों को गुस्से में देखकर जैक क्लियर कर देता है
कि मैंने सारी शराब फ्लॉयड को बेच दी है। साथ ही वो हमारा एक्सक्लूसिव कस्टमर बनने के लिए भी राजी हो चुका है, यानी हमें घर घर जाकर शराब बेचने की जरूरत नहीं है। अब से हम सारा माल फ्लॉयड को बेच सकते हैं। तो डील का पैसा देखकर भाइयों का गुस्सा शांत हो जाता है। साथ ही जैक उन्हें ठग्स के बारे में बता देता है जिन्होंने फॉरेस्ट पर हमला किया था। तो फॉरेस्ट रात को उन ठग्स के घर चला जाता है जो उन्हें टॉर्चर करके ब्रूटली मार देता है। और फिर जल्द ही कई महीने बीत जाते हैं जहां ये लोग अपनी शराब को फ्लॉयड बैनर्स को सप्लाई कर रहे थे, जिससे इनका धंधा तगड़ी तरीके से चलने लगता है और जल्द ही ये लोग अमीर हो जाते हैं। साथ ही क्रिकेट ने कार्स में मॉडिफिकेशन कर दिया था जिससे ये लोग पुलिस से बचकर भागने में भी कामयाब हो जाते हैं, मानो उनकी सारी मुसीबतें दूर हो चुकी हों। तो फॉरेस्ट मैगी को डेट करने लगता है और यही हाल जैक का भी था जो प्रीचर की बेटी बार्था को डेट करने लगता है। वहीं मार्शल रिक्स अभी तक शांत नहीं हुआ था जो अपनी ब्रूटैलिटी के दम पर काउंटी के सभी बूटलेगर्स को कंट्रोल कर लेता है। और अब बस फॉरेस्ट और उसके भाई ही ऐसे बूटलेगर्स बचे हुए थे जो अभी तक रिक्स के कंट्रोल में नहीं आए थे। तो वो फॉरेस्ट और उसके भाइयों को खत्म करने की प्लानिंग करने लगता है और फिर काफी समय बीत जाता है जहां पर फॉरेस्ट ब्रदर्स सुपर रिच हो चुके थे। तो जैक बार्था से शादी करने का प्लान करने लगता है, मगर वो बार्था को पहले अपना काम दिखाना चाहता था जिसके लिए वो बार्था को लेकर डिस्टिलरी चला जाता है। तो जैक अपनी फैक्ट्री दिखाते हुए बार्था को क्रिकेट से मिला देता है, इस बात से बेखबर कि मार्शल रिक्स ने बार्था पर नजर रख रखी थी जिसे फॉलो करते हुए वो लोग भी यहाँ तक पहुँच चुके थे, जिससे अब रिक्स को उनकी डिस्टिलरी के बारे में पता चल चुका था। तो वो जैक को मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर हॉवर्ड्स ने इन लोगों को आते हुए देख लिया था तो वो जोर जोर से हल्ला मचाने लगता है जिस पर जैक और क्रिकेट भी अलर्ट हो जाते हैं। जल्दी रिक्स के चमचे फैक्ट्री में आ जाते हैं जहां हॉवर्ड इन पर हमला कर देता है। साथ ही वो रिक्स को डिसआर्म करने में भी कामयाब हो जाता है। तो जैक उसे गन पॉइंट पर लेकर शर्मिंदा करने लगता है जिससे रिक्स का दिल नफरत से भर जाता है, मगर ये लोग रिक्स का खून कर पाते उससे पहले ही रिक्स का बैकअप आ जाता है। तो इन्हें मजबूरी में यहाँ से भागना पड़ता है, मगर इस समय पुलिस क्रिकेट और बार्था को अरेस्ट कर लेती है, जहां बार्था को देखकर शेरिफ को एहसास हो जाता है कि ये लड़की तो प्रीचर की बेटी है जिसका क्राइम से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो वो बार्था को आजाद करके उसके घर भेज देता है, जिसके बाद रिक्स क्रिकेट से पूछताछ करने लगता है ताकि वो फॉरेस्ट की बाकी फैक्ट्रीज के बारे में पता लगा सके, मगर क्रिकेट उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिस बात पर रिक्स को गुस्सा आ जाती है जो बिना सोचे क्रिकेट की गर्दन मरोड़ देता है, जिससे बेचारा क्रिकेट तड़प तड़प कर मर जाता है। साथ ही रिक्स फैक्ट्री में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा देता है क्योंकि वो फॉरेस्ट को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। वहीं जैक अब तक घर लौट चुका था जहां फॉरेस्ट सारा मामला जानकर जैक पर भड़कने लगता है क्योंकि उसकी वजह से पूरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी अब वो लोग कंगाल होने वाले। पर तभी यहाँ पर हॉवर्ड आ जाता है जो इन भाइयों को इन्फॉर्म कर देता है कि पुलिस ने क्रिकेट को अरेस्ट कर लिया था जहां रिक्स ने उसे टॉर्चर करके ब्रूटली मार दिया है। तो ये सुनकर जैक पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि क्रिकेट उसका बेस्ट बडी था। साथ ही जैक अपने आप को कोसना चालू कर देता है क्योंकि क्रिकेट की मौत उसकी वजह से हुई थी। तो वो रिक्स से बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है, मगर वो घर से जा पाता उससे पहले ही शेरिफ यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जैक काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि लास्ट रेड में शेरिफ भी शामिल था। तो शेरिफ जैक को क्लियर कर देता है कि क्रिकेट की मौत में मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि क्रिकेट का खून तो रिक्स ने किया था, जिस बात पर जैक पूरी तरह से भड़क जाता है। मगर शेरिफ उस पर बिना ध्यान दिए रिवील कर देता है कि अटॉर्नी ने पूरी काउंटी को सील कर दिया है, यानी कोई भी बिना चेकअप के काउंटी से बाहर नहीं जा सकता। तो ये सुनकर जैक को क्लियर हो जाता है कि रिक्स सभी बूटलेगर्स को इकट्ठा करके उन्हें खत्म करना चाहता है, मगर इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता जो शेरिफ को डरा धमका कर रिक्स का पता लगा लेता है, जो फिर अपनी गन लेकर रिक्स की डायरेक्शन में चला जाता है।
मगर अब हॉवर्ड और फॉरेस्ट को एहसास हो चुका था कि जैक के सिर पर तो खून सवार हो चुका है, तो वो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। मगर मैगी फॉरेस्ट को रोक लेती है, तो फॉरेस्ट इस सब का रीजन पूछने लगता है, जिस पर मैगी उसे क्लियर कर देती है कि जिस रात तुम्हारा गला काटा गया था उस रात मैं वहाँ पर मौजूद थी और मैंने ही तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचाया था, मगर अब मैं तुम्हें मरते हुए देखना नहीं चाहती। तो मैगी की बात सुनकर फॉरेस्ट को एहसास हो जाता है कि उस रात उसके अलावा मैगी पर भी हमला हुआ था, जहां ठग्स ने बिना रहम के मैगी का रेप कर दिया था, जिस बात पर फॉरेस्ट की बुद्धि सनक जाती है, जो फुल गुस्से में रिक्स की डायरेक्शन में जाने लगता है। वहीं जैक पुलिस के चेक पॉइंट तक पहुंच चुका था, जहां पर रिक्स भी मौजूद था, तो वो फुल गुस्से में रिक्स की डायरेक्शन में जाने लगता है, जिस पर शेरिफ उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर मौके का फायदा उठाकर रिक्स जैक को गोली मार देता है, जिससे बेचारा जैक इंजर्ड हो जाता है। मगर रिक्स उसे पूरी तरह से खत्म कर पाता उससे पहले ही फॉरेस्ट और हॉवर्ड्स यहाँ आ जाते हैं, जो पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके रिस्पांस में पुलिस वाले भी फाइट बैक करने लगते हैं। तो मौका पाकर फॉरेस्ट अपने भाई को बचाने की कोशिश करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर रिक्स फॉरेस्ट को गोली मार देता है और अब जैक और फॉरेस्ट की हालत खराब हो चुकी थी। मगर ये लोग भाइयों को खत्म कर पाते उससे पहले ही बाकी बूटलेगर्स यहाँ आ जाते हैं, जो पुलिस वालों पर अपनी गन तान देते हैं, जिसे देखकर शेरिफ की भी अच्छे से चटक जाती है, जो सीज फायर के ऑर्डर्स दे देता है। तो सभी पुलिस वाले गोलियां चलाना बंद कर देते, मगर अभी भी यहाँ पर टेंशन का माहौल बना हुआ था। तो रिक्स फॉरेस्ट की डायरेक्शन में जाने लगता है, जो इन सभी के सामने फॉरेस्ट का खून करना चाहता था, मगर ये बात शेरिफ को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अगर रिक्स यहाँ पर फॉरेस्ट को गोली मार देता है तो बाकी बूटलेगर्स उन्हें जान से मार देंगे। तो इस ट्रेजेडी को रुकवाने के लिए शेरिफ रिक्स के पैर में गोली मार देता है। तो मजबूरी में हार मानकर रिक्स यहाँ से जाने लगता है, पर रिक्स तो पक्का वाला बेशरम था, जो मौका मिलते ही फॉरेस्ट को गोलियों से भून देता है, जिस पर बूटलेगर्स और पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। तो अपने भाई की बुरी हालत देखकर हॉवर्ड और जैक का खून खोलने लगता है, जो फुल गुस्से में रिक्स का पीछा करने लगते हैं, जहां फिर वो रिक्स को पकड़कर उसका ब्रूटली मर्डर कर देते हैं, जिससे इन भाइयों का बदला पूरा हो जाता है। जिसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें जैक की वॉइस ओवर में बताया जाता है कि 1933 में अल्कोहल पर प्रोहिबिशन हटा दिए गए थे। साथ ही अटॉर्नी मेसन को करप्शन के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया था। तो फॉरेस्ट और उसके भाई अपना इलीगल धंधा छोड़ देते हैं, जो अपने बचे कुछ पैसे से लीगल काम शुरू कर देते हैं, जहां अब 7 साल बाद इन भाइयों की शादियां हो चुकी हैं, साथ ही इनके खूब सारे बच्चे हो चुके हैं। यानी अब ये लोग हंसी खुशी जी रहे थे, मगर फॉरेस्ट को अभी भी अपनी गैंगस्टर लाइफ याद आती रहती थी। तो वो दारू के नशे में बर्फीली झील के पास चला जाता है, जहां पैर फिसलने से वो झील में गिर जाता है, जिससे बेचारे फॉरेस्ट को ठंड लग जाती है और फिर कुछ समय में फॉरेस्ट निमोनिया के कारण मारा जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।